आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस। तो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है कि मेन मेन चीज़ें आपको आइडिया है, उसी चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट पे हम इधर नहीं आ रहे हैं, अभी हम सीधे नीचे ले चल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये इन सब चीज़ों का मतलब, ये कंसोलिडेटेड चीज़ें, इनका मतलब तब समझ में आएगा जब डिटेल्स इसका आप समझ चुके होंगे। तो इसीलिए पहले ज़रूरी है कि डिटेल्स में जाया जाए और उसके बाद जो है वापस आएंगे कंसोलिडेटेड पॉइंट्स पे। तो यहाँ से भी हम चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। QTL अगर हम सिंपली यहाँ पे लिख दें और इसके बारे में बात करें तो कैसे QTL या क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस की खोज हुई, इसका पर्पस क्या था, इससे फ़ायदा क्या मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी शुरू होती है किसानों की समस्या के साथ, और वो समस्या क्या है कि ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ की संभावना रहती, बाढ़ आ भी जाती है, उन इलाकों में अच्छा, और जो सीज़न होता है रबी क्रॉप का, वो सीज़न भी वही मानसून के आसपास होता है। तो जब बारिश होती है तभी धान की रोपाई वगैरह की जाती है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई, फ्लडिंग हो गई, तो क्या होगा कि जो भी राइस क्रॉप है वो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगी पानी में, और इसकी वजह से जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होती है, इसका भी कारण अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो समस्या थी, बाढ़ की समस्या की वजह से फसल का जो नुकसान हो रहा था, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, डेविड मैकल। बेसिकली ये प्लांट जेनेटिसिस्ट थे, हैं अभी अभी मतलब काम के सिलसिले में हम कह रहे थे। तो ये डेविड मैकल जो है वो IRRI में थे। IRRI बेसिकली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि फिलीपींस में है, बहुत बड़ा और बहुत वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूट है ये। तो IRRI में वर्क कर रहे थे ये, तो इन्होंने एक ऐसी वैरायटी FR13A को बनाया बाई ट्रेडिशनल मेथड्स, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके थ्रू, एक वैरायटी का क्रॉस दूसरे से करा के, और इस तरह की वैरायटी निकल के आई जो कि सबमर्जेंस या अगर डूब गई, ये प्लांट डूब गया तो भी ये सरवाइव कर जाता था, और मतलब 2 हफ्तों तक अगर ये डूबा रहा तब भी ये थ्राइव कर जाता था और वापस से ग्रोथ अपनी शो करता था। तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किया, वैरायटी मिल गई, वैरायटी का नाम भी रख दिया और उसके बेनिफिट भी मिलने लगे। लेकिन एक्चुअली इस सबमर्जेंस को ये कैसे टॉलरेट कर ले रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ये जो वैरायटी निकल के आई बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसकी जो यील्ड थी और जो क्वालिटी ऑफ ग्रेन थी, ये बड़ा पुअर था। तो भाई जिंदा रह के ही, सरवाइव करके ही वो क्या कर लेगा जब पैदावार हमको पर्याप्त नहीं मिलेगी। तो कोशिश ये की गई, आइडिया ये लगाया गया कि ऐसा करते हैं, इसका जो जेनेटिक फैक्टर है जो इसको सबमर्जेंस से रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्यों ना किसी हाई यील्डिंग वैरायटी और जिसके गुड ग्रेन क्वालिटी भी हो उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हमको पैदावार भी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और साथ ही साथ सबमर्जेंस में कोई समस्या भी नहीं होगी अगर बाढ़ वगैरह आती है। तो क्रॉस कराया गया, FR13A का क्रॉस कराया गया सुपीरियर वैरायटी से। सुपीरियर वैरायटी मतलब वही हाई यील्डिंग एंड गुड क्वालिटी ग्रेन। तो जब ये क्रॉस कराया गया तो हमको F1 में क्या मिलेगा, हाइब्रिड 1। पहला F1 मिला, हाइब्रिड 1। अब इस हाइब्रिड का क्रॉस फिर से सुपीरियर वैरायटी से, यानी कि वन ऑफ द पेरेंट्स से ऊपर ये जो सुपीरियर वैरायटी है, इसी से इस हाइब्रिड का वापस से क्रॉस कराया गया, तो हमको मिला हाइब्रिड 2।
इसी तरह से कई जनरेशन्स तक क्रॉस कराया गया, n जनरेशन्स आप मान लीजिए, फिक्स काउंटिंग नहीं है उसकी कोई, बार बार इसका बैक क्रॉस कराया गया, जैसे जैसे हाइब्रिड अगली जनरेशन्स के मिलते गए विद द सुपीरियर वैरायटी पेरेंट। इतना हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद हुआ ये कि हमको एक इम्प्रूव्ड फॉर्म मिला जिसमें सबमर्जेंस टॉलरेंस भी था और हाई यील्ड भी थी और गुड क्वालिटी के ग्रेन्स भी थे। तो हमको ये वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी मिल गई। लेकिन अभी भी सबमर्जेंस टॉलरेंस का जो जेनेटिक बेसिस है वो पता नहीं था। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सबमर्जेंस टॉलरेंस जो है वो बहुत सारी जीन्स मिलके जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं वो कंट्रोल कर रही हैं, या कोई इकलौती जीन है जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो पर्टिकुलर वैरायटी सबमर्जेंस से टॉलरेंस शो कर रही है, या बाढ़ में भी पैदावार शो कर रही, जिंदा रह जा रही है। तो इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। तो इस सवाल के जवाब को खोजने के सिलसिले में, यानी कि जो जेनेटिक बेसिस है सबमर्जेंस टॉलरेंस का, उसको पता लगाने के लिए मैकिल और उनकी जो टीम थी उन्होंने एक ख़ास तरह की जेनेटिक एनालिसिस कंडक्ट की, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस या क्यूटीएल मैपिंग। तो इन्होंने ही इजाद किया था इसको, क्यूटीएल मैपिंग को, मैकिल ने। अब सवाल ये आता है कि क्यूटीएल है क्या। तो क्यूटीएल जो होता है बेसिकली एक जेनेटिक लोकस होता है, ठीक है। और ये कैसा जेनेटिक लोकस होता है जो इंक्रीमेंटली या क्वांटिटेटिवली किसी ट्रेट के वेरिएशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें भी क्या होता है कि जितनी एलील्स जो है वो आती जाएंगी उतना उसका इफेक्ट जो है वो एडिटिव होता चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा ट्रेट वैल्यू नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर ऊपर हम ये वाला लिख दें तो इसकी ट्रेट वैल्यू जो है वो कम होगी, इसकी ट्रेट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो क्यूटीएल इज़ नथिंग। अच्छा, अब ये जो एलील्स हैं ये अलग अलग लोकस पे मौजूद होंगी, इसका कोई और लोकस होगा, इसका इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकस होगा, ये दूसरा कहीं और लोकस, इस तरह से अलग अलग इन जीन्स की लोकाई होगी। तो हर एक जीन या यूं कहें हर एक एलील का जो स्पेसिफिक लोकस है और ये किसी ट्रेट में क्वांटिटेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है या अपना एडिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस। तो एक्चुअली क्यूटीएल का मतलब इस करस्पॉन्डिंग एलील से है कि ये एक ऐसे लोकस पे है जिस लोकस का काम किसी क्वांटिटेटिव ट्रेट को कंट्रोल करना है। तो ये भी एक क्यूटीएल हो जाएगा, ये भी क्यूटीएल, ये भी क्यूटीएल, ये सब क्या हैं, दे आर ऑल क्यूटीएल्स, ठीक है। तो ये आपको क्यूटीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज अ क्यूटीएल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ें, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें रहेगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सारी एलील्स अकेले भी क्यूटीएल कही जाएंगे, मतलब इंडिविजुअली ये क्यूटीएल कही जा रही हैं, बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल एलील एक क्यूटीएल है, ठीक है जी जी। तो भाई देखो, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस जब इंडिविजुअल एलील की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई कह देंगे जब हम इसको पूरे ट्रेट में इकट्ठा जो जितनी भी एलील्स हैं सबको एक साथ लेंगे तो हम प्लूरल टर्म इस्तेमाल करेंगे, लोकाई। क्लियर हुआ? जी तो लोकस कहेंगे तो इंडिविजुअल एलील की बात हो रही है, लोकाई कह देंगे तो जितनी भी एलील्स शामिल हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने में वो सब आ जाएंगी। तो अब डिफरेंस क्या है क्यूटीएल में और जो सिंगल जीन इनहेरिटेंस है या सिंगल जीन कंट्रोल है किसी कैरेक्टर या ट्रेट का? तो देखिए, जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि एक लोकस जो है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता था। लोकस मतलब यहाँ जीन को ही लोकस कह दिया जा रहा है बस, और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो एक लोकस या एक जीन किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। लेकिन क्यूटीएल के केस में आप जानते ही हैं
कि बहुत सारी जो जीन्स हैं या बहुत सारी एलील्स मिलके किसी एक ट्रेट को, क्वांटिटेटिव ट्रेट को कंट्रोल करती हैं। तो अक्यूटियल यानी अकेली जो क्यूटियल है इज जस्ट वन ऑफ मल्टीपल लोकाई दैट ऑल अफेक्ट द सेम ट्रेट। तो एक क्यूटियल एक इकलौता है मेंबर, उन सभी मल्टीपल लोकाई का एक इकलौता मेंबर है जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट या सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रही है या अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मेंडेलियन इनहेरिटेंस में और क्यूटियल कंट्रोल्ड या क्वांटिटेटिवली कंट्रोल्ड जीन्स के इनहेरिटेंस में। अब जो क्यूटियल मैपिंग इन्होंने की मैकिल ने, तो इससे इनको ये पता चला कि जो ये सबमर्जेंस टॉलरेंस, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है, सबमर्जेंस टॉलरेंस ट्रेट है FR13A वैरायटी का, ये कई सारी क्यूटियल्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उन सभी क्यूटियल में से एक खास ऐसी क्यूटियल थी जिसका बहुत लार्ज इफेक्ट था इस ट्रेट को, यानी सबमर्जेंस टॉलरेंस के ट्रेट को एक्सप्रेस कराने में। क्यूटियल्स कई सारी थी, लेकिन उनमें से एक ऐसी थी जिसका बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट था। तो मैकिल ने क्या किया, ये जो लार्ज इफेक्ट था उसको क्यूटियल सब 1 नाम दिया, सबमर्जेंस टॉलरेंट लोकस या क्यूटियल के लिए। तो क्यूटियल क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस, सब 1 सब फॉर सबमर्जेंस, ये नाम इन्होंने दे दिया कि ये पर्टिकुलर लोकस या ये पर्टिकुलर जीन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखा रही है। अब ये जो सब 1 जीन है ये क्या है? इट इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ जीन्स कॉल्ड ERFs। ERF जो है एक पूरी क्लास ऑफ जीन्स है जिसका ये सब 1 एक मेंबर है। ERF का मतलब क्या हो गया? एथिलीन रेस्पॉन्स फैक्टर्स। ठीक है, तो एथिलीन यानी कि सब 1 भी एक एथिलीन रेस्पॉन्स फैक्टर जीन है। इतनी बात समझ में आ गई? ये जितनी भी ERF जीन्स होती हैं, उस फैमिली में जितनी भी या उस क्लास में जितनी भी ERF जीन्स हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स को कोड करती हैं। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स यानी ERF प्रोटीन्स जो होती हैं, ये किससे बाइंड करती हैं? जाके रेगुलेटरी एलिमेंट्स ऑफ अदर जीन्स। आपने ट्रांसक्रिप्शन में पिछले साल पढ़ लिया है कि कैसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स से जब बाइंड करते हैं फैक्टर्स या प्रोटीन्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तब जो है आगे प्रोसीड होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो इसका मतलब कि ये दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए ये ERF जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उनको रेगुलेट कर रही हैं। तो चूंकि सब 1 भी एक ERF है, तो हम ये कह सकते हैं, बल्कि ये फैक्ट है कि सब 1 जो है वो एक जीन है जो रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स। सिंपल। बाद में और एनालिसिस उन्होंने की तो उनको पता चला कि जो एलील है सब 1 की FR13A में, ये स्विच ऑन हो जाती है जब सबमर्जेंस होता है या जब प्लांट डूब जाता है पूरी तरह से पानी में। तो ये सब 1 की एलील या सब 1 जीन स्विच ऑन हो जाती है। लेकिन जो दूसरी सेंसिटिव वैरायटीज हैं उसमें ये जीन ऑन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, क्या नहीं होती, देखते हैं आगे हम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सबमर्जेंस से जो टॉलरेंस आ रहा है वो इस सब 1 जीन के ऑन होने की वजह से आ रहा है। ऑन हो गई तो प्लांट टॉलरेट कर लेगा डूबने की स्थिति को, और नहीं ऑन हुई तो वो सेंसिटिव वैरायटीज होंगी, वो मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो अब एक सवाल और आता है कि आखिर ये जो सब 1 जीन है इसके स्विच ऑन होने से FR13A कंप्लीट सबमर्जेंस में भी कैसे सरवाइव कर लेता है? ये वैरायटी इस जीन के स्विच ऑन होने से डूबने के बावजूद कैसे जिंदा रह जाती है?
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी राइस प्लांट्स जो होते हैं जिनमें वो जीन स्विच ऑन नहीं हो पाती सब1, उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है सबमर्जेंस या जब पानी में डूब जाता है प्लांट। तो मान लीजिए प्लांट जो है वो पूरी तरह से डूब गया, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, तो होगा क्या, ऑक्सीजन लेवल जो है वो सेल्स में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, चारों तरफ पानी ही भरा है। ये एक स्ट्रेस पैदा करता है प्लांट सेल्स के अंदर, और इसकी वजह से जो एथिलीन का कंसंट्रेशन है सेल्स में वो बढ़ता है, बिकॉज वी नो दैट एथिलीन इज अ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन है ये गैसेस हार्मोन है। अब ये जो एथिलीन स्ट्रेस हार्मोन है ये क्या करता है, ये प्लांट को सिग्नल देता है टू एस्केप सबमर्जेंस, कि भैया डूब रहे हो, बचाव करो अपना। कैसे? एथिलीन इन चीज़ों को प्रमोट करता है कि पत्तियां जो है वो प्लांट की लंबी हो जाएं, उसका जो तना है वो भी लंबा हो जाए, स्टेम लंबा हो जाए, ताकि जो प्लांट की खोपड़ी है कम से कम वो तो पानी के ऊपर निकल आए किसी भी तरह। तो इसका मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी फिर वो ग्रोथ कराने लगता है स्ट्रेस की कंडीशन में। वो अलग पाथवे है पूरा, उस पर हम जाएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। तो कुल मिला के सबमर्जेंस को एस्केप करने के लिए एथिलीन जो है वो पत्तियों और तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए प्लांट सेल को स्टिमुलेट करता है। ये एस्केप स्ट्रेटेजी जो है ये काम भी कर जाती है अगर पानी बहुत ज़्यादा गहरा ना हो या बाढ़ बहुत ज़्यादा ना आई हो। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, बहुत हाइट तक जो है वो पानी है और प्लांट बहुत नीचे चला गया है, डूब गया है, तब प्लांट इतनी ग्रोथ नहीं शो कर पाएगा ताकि वो बच के निकल सके, ऊपर आ सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोशिश तो वो करेगा ही ग्रो कर मतलब एस्केप करने की, तो फिर जब ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट किया जाएगा उसको तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। और इस तेजी से होने वाली ग्रोथ के दौरान प्लांट अपनी सारी एनर्जी, यानी जो भी रिजर्व्स हैं उसके कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब कुछ खर्च कर देता है और बहुत ही स्पिंडली, दुबला पतला डंडे जैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है और अंत में मर ही जाता है, एग्जॉस्ट होके मर जाता है ना। किसी को बिना खाए पिए जो है कहो कि 50 किलोमीटर का मैराथन दौड़ा देंगे तुमको हम, और वो कभी जिंदगी में दौड़ा ना हो, तो 50 या 20 किलोमीटर जाते जाते ही बोल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही चीज प्लांट के साथ होती है जहां पे सब1 जीन स्विच ऑन नहीं होती। अब FR13A में देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो इसके पास थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं सिट टाइट स्ट्रेटेजी। सिट टाइट स्ट्रेटेजी का मतलब, अगर समस्या आई है तो शांति से बैठे रहो, उससे एस्केप करके भागने के चक्कर में ना पड़ो, नहीं भागने के चक्कर में जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिट टाइट स्ट्रेटेजी। अब ये सिट टाइट स्ट्रेटेजी, इसमें क्या है कि सब1 जो है, जो जीन, ये मास्टर स्विच की तरह या रेगुलेटरी जीन की तरह एक्ट करती है टू एक्टिवेट दिस स्ट्रेटेजी। कैसे देखते हैं जरा। फ्लड वाटर बढ़ा, एथिलीन का कंसंट्रेशन सेल्स में बढ़ेगा जैसा कि पहले हो रहा था। एथिलीन जो है वो सब1 जीन्स को टर्न ऑन कर देती है। क्यों? क्योंकि सब1 जीन बेसिकली है क्या, इट इज एन एथिलीन रेस्पॉन्स फैक्टर, इसी फैमिली की तो ये जीन है। तो एथिलीन रिस्पॉन्स फैक्टर होने की वजह से जैसे ही एथिलीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सब1 जीन एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद ERF प्रोटीन को ये कोड करेगी सब1 जीन, यानी एथिलीन रिस्पॉन्स फैक्टर प्रोटीन को कोड करेगी, और इसके बारे में हम देख चुके हैं कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। अब ये जो ERF प्रोटीन है, इट ब्रिंग्स रिस्पॉन्स बाय switching on or off a battery of genes involved in plant growth and metabolism। बैटरी ऑफ जीन्स मतलब सेट ऑफ जीन्स की बात हो रही है। तो प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व कई सारी जीन्स
कोई ये या तो स्विच ऑन करेगा या स्विच ऑफ करेगा, किस पर्पस के लिए, कब, क्यों स्विच ऑन करेगा या क्यों स्विच ऑफ करेगा। पर्पस ये है कि ईआरएफ का मेन काम ये है कि उन, पहले ऑफ वाला हम देख लेते हैं, ऑन वाला तो नहीं भी डिस्कस करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑफ वाला समझ लीजिए कि स्टेम और लीव इलोंगेशन में इन्वॉल्व होने वाली जो जीन्स हैं उनको स्विच ऑफ करेगा। साथ ही साथ एनर्जी रिजर्व को मोबिलाइज करने वाली जीन्स को भी ये स्विच ऑफ कर देगा, ताकि एस्केप स्ट्रेटजी जो चलती है नॉर्मल प्लांट में वो न चल पाए। तो अब सवाल ये है, देखो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट की वो स्लो हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गई तो प्लांट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो गई। ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई तो इवन वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका भी इस्तेमाल प्लांट कुछ हद तक कर लेगा। लेकिन अगर एस्केप स्ट्रेटजी आई, घबराहट में जो है प्लांट ग्रो करना शुरू किया, तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी जो कि मिल नहीं पाएगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी सबमर्ज्ड इन द वाटर। तो ऑक्सीजन की कमी के चलते वो प्रॉपरली इफेक्टिवली ग्रो नहीं भी कर पाएगा। तो अगर नहीं ऑक्सीजन की वजह से ग्रो कर पा रहा है तो फिर वो एनारोबिक में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस से ही कार्ब को तोड़ेगा, तो रिजर्वायर भी खत्म हो रहा है और उससे पूरी एफिशिएंसी के साथ उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि सारे उतने एटीपी तो मिलेंगे नहीं सिर्फ ग्लाइकोलिसिस अगर होगी तो इस एस्केप स्ट्रेटजी को ये शांत कर देता है, कूल, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कहता है प्लांट को। फिर देखेंगे बुरा समय भी बीतेगा, पानी भी नीचे जाएगा, फिर से हम लहलहाएंगे। तो प्लांट बेसिकली करता क्या है, इट प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम बर्निंग अप ऑल इट्स रिजर्व कार्ब्स एंड बिकमिंग वीक एंड स्पिंडली। दूसरे केस में, मतलब पहले, इसके पहले जो अभी केस हमने आपको बताया उसमें अगर प्लांट एस्केप भी कर जाता है तो भी वो इतना कमजोर और स्पिंडली या बहुत पतला हो जाता है कि वो अल्टीमेटली मर ही जाता है। तो ऐसे एस्केप का फायदा क्या भैया, जब बाद में मर ही जाना है तो उससे अच्छा रिस्क लो और चुपचाप बैठे रहो, पानी जाएगा देखा जाएगा। तो वो सिट टाइट स्ट्रेटजी है। सोचो, ये सब खाली आदमियों को ही नहीं सिखाया जाता, प्लांट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट से ही सीख लो भैया, कुछ परिस्थिति विपरीत हो तो गंभीर हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, श्रृंखल स्वभाव त्याग देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अब आते हैं मैपिंग क्यूटीएल इन पॉपुलेशन विद नोन पेडिग्रीज। कैसे क्यूटीएल की मैपिंग हम करेंगे, और जनरली होता ये है कि क्यूटीएल मैपिंग जो है वो ऐसे ही पॉपुलेशन में हम करते हैं जिनकी पेडिग्री पता हो, जिनकी लीनिएज का आइडिया हो, तभी हम क्यूटीएल मैपिंग कर सकते हैं, अननोन का नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ है इसमें बाउंडेशन, तो उसमें कोई फाउंडेशन या लिमिटेशन जो भी कहिए ये है, लेकिन ठीक है भाई, अब उस लिमिटेशन को ओवरऑल हटाने के लिए और भी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे ग्वास है, जीनोम वाइज असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ये सब हैं, तो इसमें इससे चल जाता है। इसमें अगर नहीं भी नोन है पेडिग्री तब भी काम हो जाएगा। तो वो सब तो टूल्स टेक्निक्स इवॉल्व होती ही जा रही हैं। खैर, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि, खैर ये तो पॉइंट वही फिर से आ गया कि जीन्स दैट कंट्रोल वेरिएशन इन क्वांटिटेटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स आर नोन एज क्यूटीएल। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिपीटिशन है। QTL have allelic variants that typically make relatively small quantitative contributions to the phenotype। तो भाई जितने भी एलील्स होंगे या एलेलिक वेरिएंट्स होंगे वो अपना अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देंगे, एडिटिव इफेक्ट अपना शो करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम इन एलील्स का जो कंट्रीब्यूशन है किसी क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए, ट्रेट वैल्यू के लिए, इन एलील का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे विजुलाइज करें। तो उसको विजुलाइज करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं
अलग अलग या हर एक इंडिविजुअल जीनोटाइप के लिए, जैसे मान लीजिए एक जीन, दो या दो से अधिक जीन्स जो होती हैं वो मिलके क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को कंट्रोल करती हैं, तो इंडिविजुअल जीनोटाइप्स का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया जाए तो उससे भी आइडिया लग जाता है। तो वो देखते हैं हम, अभी इससे डायग्राम से आपको पता चलेगा। तो इसमें देखो ये क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हो गया ट्रेट वैल्यू। तो ट्रेट वैल्यू यहाँ पे लो वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू है, हाई वैल्यू है। जैसे इन जीनोटाइप्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन वाला जो दिख रहा है हमको वो क्या है, स्मॉल बी स्मॉल बी। ब्लू वाला जो है वो हाइब्रिड है, इंटरमीडिएट है, कैपिटल बी स्मॉल बी। और रेड वाला जो है वो है कैपिटल बी कैपिटल बी। तो इन जनरल होगा क्या कि इस जीनोटाइप में हमको हाई ट्रेट वैल्यू मिलेगी, इसीलिए ये हाई की तरफ पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट है। इस वाले में हमको लो ट्रेट वैल्यू मिलेगी, इसीलिए ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है। और इंटरमीडिएट वाला तो खैर बीच में रहेगा ही। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को या ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या दिखा रहा है, किसमें इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? बताना चाहता है कोई? ठीक है, हम बता रहे हैं। देखो यहां पे एक क्यूटीएल लोकस लिया गया है, क्यूटीएल लोकस फॉर बी। बी जीन के लिए ले लिया गया, उसके पास दो एलील्स हैं, कैपिटल स्मॉल। एक्चुअली में है क्या कि ये जो ये ग्रीन वाला दिखाया जा रहा है, तो ये एक टाइप की पॉपुलेशन है जिसका जीनोटाइप है बी बी स्मॉल बी स्मॉल बी। रेड वाला जो है उसका कैपिटल बी, और ब्लू वाला जो है वो कैपिटल बी स्मॉल बी। याद करिए जब हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे तो उसमें कर्व जो है वो बेसिकली इसी तरह का तो बन के आ रहा था। जो इंटरमीडिएट वैल्यूज थी वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी, और जो एक्सट्रीम्स थे वो कम हुआ करते थे, चाहे लो वाला एक्सट्रीम कहिए चाहे हाई वाला एक्सट्रीम कहिए। कुछ याद आ रहा है? जी सर। तो ये जो ग्रीन वाला है ये क्या दिखा रहा है, ये लो एक्सट्रीम को दिखा रहा है। जो रेड वाला है ये हाई एक्सट्रीम को दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कम ही होगी ना जिसके पास एक्सट्रीम ट्रेट वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए इसका जो कर्व है वो छोटा छोटा आ रहा है, ग्रीन और रेड। लेकिन इंटरमीडिएट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। यहाँ देख रहे हैं तो सिंगल कर्व पे देख रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसलिए ये कैपिटल बी स्मॉल बी हाइब्रिड वाला जो है इसका ग्राफ जो इसका कर्व जो है वो ऊपर तक जा रहा है। जब तीनों का कंबाइन हमने कर दिया, ओवरऑल हमने पूरे एंटायर पॉपुलेशन में इन तीनों तरह के जो जीनोटाइप्स हैं उनका ओवरऑल जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेट वैल्यू, तो ये ब्लैक वाला बना। इसमें ये भी शामिल है, ग्रीन वाला, रेड वाला भी शामिल है और ब्लू वाला। तो ये फाइनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेट वैल्यू हमको मिला। आई बात समझ में? सर मतलब ये तीनों मिलके अगर अपना इफेक्ट शो करेंगे तो ब्लैक वाला कर्व बनेगा, और अगर अकेले अकेले होंगे तो हाँ ये समझ। हाँ यही है बेसिकली। एक्चुअली ये पॉपुलेशन में पढ़ा जा रहा है ना, देखो पॉपुलेशन में ही डिस्ट्रीब्यूशन ये इन जनरल पढ़ा जाता है। इंडिविजुअल्स में एक एक जीन का पढ़ेंगे, पॉपुलेशन वाइज ये यहाँ पे देखो भाई, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा है ना, ये ब्लैक लाइन। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह का, तो उसका जो फाइनल निकल के आएगा वो ब्लैक वाला है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी आइडिया मिलता है हमको क्यूटीएल का।
कितना फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यूटियल लोकस भी, अगर कोई और लोकस हम ले रहे होते, सपोज कोई और जीन होती, सी होती जीन, तो हो सकता है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम होता या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता। तो वैल्यू के हिसाब से हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे उसको डिफाइन करते। तो क्यूटियल लोकस यहाँ पे क्या है, बी, और इस बी क्यूटियल लोकस की जो जीनोटिपिक क्लासेस कौन कौन सी हैं, कैपिटल कैपिटल हायर ट्रेट वैल्यू, कैपिटल स्मॉल इंटरमीडिएट वैल्यू, और स्मॉल 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 वैल्यू। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ डायग्राम में ये। अब देखो, ये एक बेसिक आइडिया था। क्यूटियल मैपिंग जो है एक्चुअली में होता कैसे है, क्या है उसका बेसिक आइडिया या फंडामेंटल आइडिया। तो जो फंडामेंटल आइडिया है बिहाइंड क्यूटियल मैपिंग वो ये है कि क्यूटियल्स की जो लोकेशन होती है पूरे जीनोम में, इसको पहचाना जाए कैसे, यूजिंग मार्कर लोकाई लिंक्ड टू ए क्यूटीएल। बाप रे, क्या बात हो गई। देखो, क्यूटीएल कहाँ कहाँ पे मौजूद है जीनोम में, इसको पता लगाने के लिए हमें पहले से कुछ तो पता होना चाहिए। किसी शहर में जा रहे हैं, किसी का पता अगर हमको ढूंढना है तो हमको उस आदमी का नाम तो मालूम होना चाहिए। कुछ ना मालूम हो, नाम तो कम से कम पता हो। तो उसी तरह से अगर क्यूटीएल की लोकेशन हम जीनोम में पता लगाने जा रहे हैं तो क्यूटीएल तो बाद में पता चलेगा, इस क्यूटीएल के आसपास कौन पाया जा रहा है। जैसे जिससे मिलने जा रहे हो उसके पड़ोसी का ही अगर तुमको घर का पता मालूम हो तो तुम जिससे मिलने जा रहे हो वहां भी पहुंच जाओगे। तो ये मार्कर लोकाई जो हैं ये पड़ोसी हैं क्यूटीएल के, तो पड़ोसी का पता मिलते ही क्यूटीएल का भी पता मिल जाता है। अब ये मार्कर लोकाई जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कई तरीके के मार्कर प्रेजेंट होते हैं हमारे जीनोम में। SNPs हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SSRs हैं यानी कि सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, माइक्रोसैटेलाइट्स जिसको कहते हैं, ये सारे क्या हैं, दे आर मॉलिकुलर मार्कर्स। ठीक है, तो उस मार्कर की अगर लोकेशन हमको पता चल जाए और वो मार्कर क्यूटीएल से अगर लिंक्ड है तब तो और भी खुशी की बात है, तब तो क्यूटीएल का एग्जैक्ट एड्रेस हमको मिल जाएगा जीनोम में। तो तरीका क्या है वो देखते हैं हम। क्रॉस कराएंगे बिटवीन टू इनब्रेड लाइंस। इनब्रेड का मतलब जब इन ब्रीडिंग कराते हैं तो वो प्योर हो जाते हैं, है ना। इन ब्रीडिंग कराने से होमोजाइगोसिटी आती है तो उसको प्योर या होमोजाइगस कहते हैं। और तो जो दो इनब्रेड लाइंस हैं, P1 हो गई जिसके पास हाई ट्रेट वैल्यू है, P2 जिसके पास लो ट्रेट वैल्यू है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम स्किन कलर की बात करें तो काले को तुम रख दो हाई ट्रेट वैल्यू और गोरे को तुम रख दो लो ट्रेट वैल्यू। ऐसे ही समझने के लिए, काला वाला हाई ट्रेट वैल्यू है लेकिन समाज में तो उल्टा होता है, जिसका रंग गोरा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उससे हमको लेना देना नहीं है समाज क्या सोचता है, हमको ये देखना है कि मेलेनिन किस में ज़्यादा है, मेलेनिन की क्वांटिटी तो वो काले वाले में ज़्यादा होगी तो हाई ट्रेट वैल्यू। खैर, तो इन दोनों का जब क्रॉस कराया जाएगा तो F1 निकल के आएगा। F1 जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, तो हमने देखा था क्रॉस में पिछली बार भी, कल ही लास्ट क्लास में। ये F1 जो है इसकी बैक क्रॉसिंग कराई गई P1 से, यानी हाई ट्रेट वैल्यू वाले पेरेंट से, तो क्रॉस्ड विद P1, हाई ट्रेट वैल्यू से क्रॉस करा दिया गया F1 का। अब ये अगली हमको पॉपुलेशन मिली F2 कहिए या इसको BC1 कह दिया, बैक क्रॉस 1 पॉपुलेशन, ठीक है ना, BC1। तो ये पॉपुलेशन मिली। अब क्या करेंगे, जो मार्कर लोकाई जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जैसे SNPs हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या माइक्रोसैटेलाइट्स हैं जिसको हम सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी कहते हैं, तो इनकी स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करते हैं, कैसे करते हैं भैया स्कोरिंग? स्कोर करने के लिए फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स इस्तेमाल किया जाता है।
पहले तो उसके डीएनए का एनालिसिस किया जाता है, डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है, फिर उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि कितने एसएनपीज जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एसएनपीज या कितने एसएसआर्स जो हैं उसके जीनोम में प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद स्कोर दिया जाता है अकॉर्डिंगली। अब ये जो स्कोरिंग है एसएनपीज की, एसएसआर्स की, तो वो होमोजाइगस P1 के लिए दी जा सकती है और हेट्रोजाइगस फॉर ईच BC1 इंडिविजुअल। अब यहां पे देखो, ये हमने क्या दिया ना, P1 के, अब अगली BC1 के लिए, BC1 पॉपुलेशन के लिए पेरेंट कौन है, F1 और P1। तो P1 तो प्योर है यानी इनब्रेड लाइन है, होमोजाइगस लाइन है। F1 क्या था, F1 तो हाइब्रिड था, F1 भी हाइब्रिड था, P1 होमोजाइगस प्योर है, BC1 भी हाइब्रिड ही होगा, तो इसलिए या हेट्रोजाइगस ही होगा, तो इसलिए होमोजाइगस P1 के लिए निकाल लेंगे स्कोर और हेट्रोजाइगस BC1 इंडिविजुअल्स के लिए निकाल लेंगे स्कोर। स्कोर्स जनरली जो है वो डिफरेंट ही आता है इन केस QTL या जो एलील है वो QTL को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे समझो, ऐसे अगर कोई QTL लिंक्ड है मार्कर लोकस से, यानी किसी SNP से, SSR से QTL लिंक्ड है या पास पास है, तो जो मीन ट्रेट वैल्यू आएगी होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के लिए, यानी P1 यहां पे होमोजाइगस है, मार्कर लोकस की बात कर रहे हैं, विल बी डिफरेंट फ्रॉम मीन ट्रेट वैल्यू फॉर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। फिर से एक बार इसको हम बता दे रहे हैं, अगर QTL का मतलब एलील मार्कर लोकस से लिंक्ड है, यानी SNP से या SSR से लिंक्ड है, यानी उसी के पास मौजूद है, तो ये जो मीन ट्रेट वैल्यू आएगी होमोजाइगस इंडिविजुअल के लिए और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लिए वो अलग अलग होगी। अब मीन ट्रेट वैल्यू क्या है ये अभी आपको अगले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के साथ हम QTL मैपिंग का तरीका आपको बताते हैं। देखो, यहां टमाटर की एक वैरायटी ली गई बीफ मास्टर। बीफ मास्टर का जो वजन है 230 ग्राम, उसको क्रॉस कराया गया सन गोल्ड से, वही चेरी टोमेटो जो आते हैं आजकल, 10 ग्राम इसका वजन है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि बीफ मास्टर जो है ये हाई ट्रेट वैल्यू वाला है, हाई ट्रेट वैल्यू, वजन ज्यादा है, ट्रेट इसका क्या है इस समय, वजन, वही ट्रेट है इसका। और ये हो जाएगा लो ट्रेट वैल्यू, इसका वजन कम है। इन दोनों की जब क्रॉसिंग कराई गई तो हमको F1 मिला। F1 का इंटरमीडिएट होगा कहीं बीच में, लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी डेटा आएगा आगे, लिस्ट है। अब इस F1 को वापस से हाई ट्रेट वैल्यू वाले से यानी बीफ मास्टर से बैक क्रॉस करा दिया गया। जब बैक क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे कई तरीके के BC1 प्लांट्स जो है या BC1 टोमेटोज ऐसे मिले जिनमें पूरी रेंज ऑफ वेट्स हमको नजर आ रहा है, वजन का पूरा एक रेंज दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम वाले से बीफ मास्टर से लेके, और फिर सन गोल्ड तो नहीं आ पाएगा क्योंकि F1 के पास तो एक जीन आ ही गई है, तो F1 तक तो पहुंच ही जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हमको फ्रूट्स मिल गए BC1 प्लांट्स के जिनका वेट अलग अलग है। इन अलग अलग फ्रूट्स से DNA एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्रोसेस अब समझिएगा। तो DNA एक्सट्रैक्ट किया गया और अब हर एक इंडिविजुअल DNA को इस्तेमाल किया जाएगा किस पर्पस के लिए, इसका जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए, किस रेस्पेक्ट में, एज ए सेट ऑफ मार्कर लोकाई, यानी इसमें हम SNPs या SSRs का पता लगाएंगे और ये देखेंगे कि SNP या SSRs जो है वो सभी क्रोमोसोम्स में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जनरली जो SNP या SSR सेलेक्ट करते हैं हम फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फॉर जीनोटाइप एनालिसिस, वो ऐसा होता है
कि ऑलमोस्ट हर 5 सेंटीमॉर्गन पे वो एसएनपी एसएसआर मिले। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम हमने बना दिया, हमने एक एसएनपी सेलेक्ट किया जो हर 5 सेंटीमॉर्गन पे मिल रहा है। ये बहुत एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन सर हाँ, ये एसएनपी भी तो कोई जीन ही होगी, मतलब कोई सीक्वेंस ही तो। भाई सीक्वेंस होगा। देखो एसएनपीज या एसएसआर्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, किसी भी जीनोम में मैक्सिमम नंबर जो एसएनपीज एसएसआर्स होते हैं वो नॉन कोडिंग वाले ही होते हैं, तो हम वैसा ही सिलेक्ट करेंगे ना। हम थोड़ी किसी और जीन का एसएनपी, जैसे कि एक वो तुम्हारा ये सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले लें, तो हम ऐसी फंक्शनल जीन का एसएनपी तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। क्या पूछना चाह रही हो, यही पूछना चाह रही हो? तो जीन्स मतलब ये सारे नॉन कोडिंग जीन्स जहाँ प्रेजेंट होंगे वो सब, वो थोड़ी ना पता है कहाँ प्रेजेंट है। यही तो बात है, क्यों नहीं पता है? पड़ोसी का पता नहीं है तो तुम कैसे जाके मिलोगी अपने जिससे मिलने जाना है? यही तो हम कह रहे हैं भैया कि आपको पहले से आइडिया होना है, जो ओरिजिनल प्लांट था उसका जीनोम पता होना चाहिए, उसके जीनोम का सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें हम इन एसएनपीज का, जो एसएनपीज के बारे में हम पहले ही पता लगा चुके हैं बाई सीक्वेंसिंग, उसका हम इस्तेमाल कर सकें। कुछ आया समझ में? सर तो ये एसएनपी कई जगह होंगी क्रोमोसोम में, और जिस जिस भी मतलब जिसके लिए मार्कर का काम यहाँ पे कर रही है, जिसके लिए हमको चाहिए, तो ये और भी तो किसी जीन के साथ मार्कर मतलब किसी के लिए मार्कर की तरह ठीक कर है, रही हूँ। हाँ बिल्कुल करेंगे। जरूरी नहीं है कि उसी जीन के लिए करें, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम इस जीन का एक्सप्रेशन देखेंगे ना। हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे अगली आने वाली जनरेशन में, जो फिनोटाइप्स हमको नजर आएंगे तो उसकी तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अभी करेंगे। अभी हम आगे पहुंचे ही नहीं, आगे पहुंचेंगे तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हमको समझ में आ रहा है कि क्यों कंफ्यूज हो तुम। अगर वो किसी और जीन के साथ एसोसिएटेड हैं ये एसएनपीज या एसएसआर्स, तो हम उस जीन के एक्सप्रेशन को तो अभी देख नहीं रहे हैं, हम उस जीन के एक्सप्रेशन को या फिनोटाइप को देख रहे हैं विच इज इन क्वेश्चन। अब आई बात समझ में? जी सर। हाँ, सब समझ में नहीं आई, अभी आएगी आगे और समझ में। तो ये मान लो कि इंडिविजुअल एसएनपीज ये 5 सेंटीमॉर्गन पे लोकेटेड है, और इसमें यहां कहीं एक ये हो गया और एक आधी एक ये मान लो, दो जगह जो है, जो हमारा क्यूटीएल है वो भी इससे एसोसिएटेड हो गया। तो अब कैसे पता चलेगा कि क्यूटीएल जो है वो एसएनपी से एसोसिएटेड है? यही तो देखना है, यही तो समझना है, इसी की तो एनालिसिस करनी है। बता। अच्छा, खैर, इतना काम जब हम करेंगे, हर एक इंडिविजुअल टमाटर का डीएनए निकालो, उसके बाद उसकी एसएनपी एनालिसिस करो, तो आंकड़े खूब सारे इकट्ठा हो जाएंगे। लिखा है इसीलिए कि इस जो पूरी प्रोसेस ऊपर हम कर रहे हैं, इससे एक पूरा डेटा सेट जनरेट होगा सेवरल 100 प्लांट्स का। बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये, एक दो दिन वाले नहीं होते हैं और ना एक दो लोग वाले होते हैं, इसमें पूरा की पूरी टीम, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो एक डेटा सेट जनरेट हुआ सेवरल 100 प्लांट्स का, और 200 या उससे ज्यादा मार्कर लोकाई जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जीनोम में, उनको इकट्ठा किया गया। एक दो मार्कर एक बार में लेते भी नहीं है, मार्कर्स की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ताकि बचने ना पाए। ऑलमोस्ट क्यूटीएल जितने हमको नज़र आने चाहिए वो नज़र आ जाएं। अब वो डेटा सेट जो जनरेट हो रहा है वो ये है, दिख रहा है? बहुत छोटा तो नहीं लग रहा है? आ रहा है नजर?
अच्छा, जूम करने पे दिख रहा है, ठीक है। अभी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना, हम मेन मेन बताएंगे क्या देखना है। इसमें देखो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे 5 मार्कर्स लिए गए हैं, ये M1, M2, M3, M4 और M5। हमने ऊपर क्या कहा कि 200 से ज़्यादा मार्कर्स लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसी बड़े लार्ज डेटा सेट का एक छोटा हिस्सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो 5 मार्कर्स यहाँ पे ले लिए गए, M1, M2, M3, M4, M5 मार्कर्स हो गए ये। प्लांट की कौन सी वैरायटी है, तो सबसे पहले ये बीफ मास्टर जो कि हाई ट्रेट वैल्यू पेरेंट था, सन गोल्ड जो कि लो ट्रेट वैल्यू पेरेंट था। फिर इनका जब क्रॉस कराया गया, फिर F1 का बीफ मास्टर से कराया गया, तो हमको BC1 पहला, BC1 दूसरा, BC3, BC4, BC ऐसे चलता चला गया, बहुत सारे। तो 20 का डेटा यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स का डेटा रहेगा, ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके हिसाब से। तो 20 का यानी कि BC1 20 का डेटा है यहाँ पे। अब इनका फिनोटाइप देखा गया। फिनोटाइप मतलब क्या है, फ्रूट वेट देखा जा रहा है। तो बीफ मास्टर का आपने ऊपर देखा ही 230 ग्राम और सन गोल्ड का 10 ग्राम था। उसके बाद इन सबों का अलग अलग वेट निकल के आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले मार्कर से जब हमने देखा, तो पहले मार्कर यानी कि M1 की अगर हम बात करें, तो पेरेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे जो जितने भी मार्कर्स हम देख लें, जीनोटाइप हमको वही मिलेगा, BB और सन गोल्ड का SS सब एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। BC1 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मार्कर 1, मार्कर 2, मार्कर 3 यहाँ पे हमको पहले पेरेंट जैसा दिख रहा है। और चूंकि ये हाइब्रिड है, M4 और M5 मार्कर जो है वो BS इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये अभी हम समझते हैं जरा। यहां देखिए 20 प्लांट्स, 5 मार्कर लोकाई जो कि लिंक्ड हैं सिंगल क्रोमोसोम पे। एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल क्रोमोसोम लिया हमने। BC1 क्या है, एक बैक क्रॉस पॉपुलेशन है। तो बैक क्रॉस पॉपुलेशन होने की वजह से BC1 के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें दोनों तरीके के जीनोटाइप्स नजर आएंगे, यानी कि ये होमोजाइगस BB वाला भी पेरेंट वाला, और ये नया कॉम्बिनेशन BS वाला। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स इसमें BC1 में नजर आएंगे। अब ये ऊपर जो टेबल हमने आपको दिखाई, इसमें क्रॉस ओवर की जो पोजीशंस है, देखो QTL, एक चीज ध्यान रखना, QTL और SNP ये दोनों आपस में लिंक्ड रहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी और QTL और SNP जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यानी अलग अलग जनरेशन में या अलग अलग इंडिविजुअल्स में, सेम जनरेशन के अलग अलग इंडिविजुअल्स में भी हमको ऐसी संभावना मिल सकती है कि कहीं कहीं वो QTL जो है वो SNP से लिंक्ड हो, मार्कर से लिंक्ड हो, और कहीं कहीं किसी इंडिविजुअल में वो लिंक्ड ना हो। तो यहाँ पे यही चीज है कि जो पोजीशन है क्रॉसओवर्स की बिटवीन द मार्कर लोकाई ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ F1 पेरेंट, इसको भी हम देख सकते हैं। जैसे आते हैं ऊपर डेटा में, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं इसको। अच्छा, अब इसमें देखो BC1001 में देखिए, यहाँ पे M1 मार्कर के पास जीनोटाइप BB, M2 BB, M3 BB, M4 M5 यहाँ पे क्या आ गया, BS। क्या बता सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ किन मार्कर्स के बीच में हुआ होगा? बताओ, आवाज नहीं आ रही है। M3 और M4 के बीच में हुआ। तो एलील्स जो है देखो, एलेलिक कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हुआ, BS हो गया। नीचे वाले में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे यहाँ BS है और
बाकी 3 मार्कर्स BB हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, M2 और M3 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और नीचे वाले में देखना चाहो तो यहाँ BB है, बाकी सारे BS हैं, यानी कि M1 और M2 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है। इस लिस्ट से ये भी पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर जानना हमारा यहाँ पे मेन रोल नहीं है, मेन काम जो है वो हम देख लें एक बार। मीन फ्रूट वेट ज़्यादा बड़ा हो गया है थोड़ा सा। मीन या एवरेज इसको कहिए, एवरेज फ्रूट वेट जो है BC1 पॉपुलेशन का वो कितना है, 175.7। देखो ऊपर हम दिखा रहे हैं, ये देखो ओवरऑल मीन जो है वो है 175.7। ठीक है, ये सारा वेट लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आते हैं नीचे। मार्कर M1 के केस में जो BB है उसका मीन या एवरेज जो वेट है वो कितना है, 176.3, और BS के लिए जो एवरेज या मीन वेट है वो है 175.3 ग्राम्स। देख लेते हैं, दिखा दें ऊपर हम तुमको। M1 की बात कर रहे हैं ना, ये 176.3 BB के लिए है और 175.3 BS के लिए है। अगर ध्यान दो यहाँ पे तो ये 176 और 175 ये ओवरऑल मीन के बहुत ही पास है। कितना करीब है, ऑलमोस्ट सेम ही है वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब इंडिविजुअल जीनोटाइप्स के जो मीन हैं वो ओवरऑल मीन के बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देयर इज नो QTL इन्वॉल्व, यानी कि इस मार्कर जो M1 मार्कर है इससे कोई QTL एसोसिएटेड नहीं है विच अफेक्ट्स द फ्रूट वेट। क्योंकि अगर QTL होगा तो वो फ्रूट वेट को या जो भी ट्रेट वैल्यू है उसको मीन वैल्यू से अलग यानी वैरी कराएगा, चेंज कराएगा। तो इस तरह से जब हमने स्टैटिस्टिकली इसको देखा तो हमको समझ में आ गया कि जो M1 मार्कर है इससे कोई भी QTL एसोसिएटेड नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ब्रिंगिंग अबाउट एनी वेरिएशन इन द ट्रेट वैल्यू। एक चीज, अब जरा मार्कर 3 की का देख लें हम लोग। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है M3। मार्कर 3 का अगर आप देखिए तो ये कैपिटल B के लिए मीन जो है वो 180.7 है, कैपिटल B कैपिटल S के लिए 169.6 है। तो 175 से 180 पहुंच गया, और BS के लिए 169 आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ओवरऑल मीन है वेट का, फ्रूट वेट का ओवरऑल मीन या एवरेज है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा वैरी कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे इंडिकेटेड है कि मार्कर M3 के लिए मीन BB के लिए 180 है, BS के लिए 169 है। इसका मतलब क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ओवरऑल मीन एंड फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो, एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा ये वेरी कर रहे हैं। इससे साफ ये जाहिर होता है कि यहाँ पे एक QTL है जो फ्रूट वेट को अफेक्ट कर रहा है। किस मार्कर के पास है ये, M3। इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम पता लगाते हैं कि QTL किस पर्टिकुलर मार्कर से एसोसिएटेड या लिंक्ड है। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अभी हम आपको नीचे दिखा दे रहे हैं। जो QTL मैपिंग डेटा यहाँ ऊपर लिखा पूरा डेटा दिया हुआ है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। इसको क्या हो गया, हाँ ये, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए M1 मार्कर है ये, इसमें BB का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है, BS का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ दिखाया गया। M1 के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, एक तो वो भी बिल्कुल उसी सेम इलाके में, सेम रीजन में लाई कर रहा है, और जो मीन वैल्यू, ये येलो लाइन जो है ये मीन वैल्यूज को दिखा रहा है, ये भी ऑलमोस्ट अलाइंड है। M2 के केस में
डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सा हट गया मीन वैल्यू। और M3 के केस में अगर आप ध्यान से देखें तो मीन वैल्यू कितनी ज़्यादा वैरी कर रही है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है BB और BS का, वो डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अलग अलग हो गया है, सेपरेट आउट हो गया है एक दूसरे से। M4 M5 में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ तो बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है मीन वैल्यू, तो यहाँ पे भी कोई QTL एसोसिएटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 5 मार्कर्स हमने देखे M1 M2 M3 M4 M5, इसमें सिर्फ M3 ही ऐसा मार्कर है जिससे QTL एसोसिएटेड है, क्योंकि मीन वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रही हैं ओवरऑल मीन वैल्यूज से। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको एक बार हम पढ़े दे रहे हैं। अ टोमेटो क्रोमोसोमल सेगमेंट विद मार्कर लोकाई M1 थ्रू M5, ठीक है, M1 से लेके M5 तक है। एट ईच मार्कर लोकस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्रूट वेट फ्रॉम अ BC1 पॉपुलेशन, ये सब हम जान रहे हैं। रेड डिस्ट्रीब्यूशन आर फॉर होमोजाइगस बीफ मास्टर यानी BB जीनोटाइप, और ग्रे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हेट्रोजाइगस BS जीनोटाइप के लिए है। येलो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मीन ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखो, ये जो फिनोटिपिक डेटा यानी उसका वेट क्या है, यहाँ पे टमाटर का वजन, यही फिनोटिपिक डेटा है, जान लीजिए। तो BB के लिए और BS जीनोटिपिक क्लास के लिए ये जो फिनोटिपिक डेटा है, ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, ताकि हम ट्रेट वैल्यू को देख सकें आसानी से। फिर वही बात, मार्कर M1 पे हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ऊपर और नीचे लाल और ग्रे वाले, ये पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। जो BB और BS के मीन्स या एवरेज हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, वो भी बहुत पास पास हैं, पीली लाइन जो थी। तो ये प्रतीत होता है यहाँ पे कि जो BB और BS क्लास हैं, इनका जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही है, एक दूसरे से सिमिलर है, तभी वो एक दूसरे से ओवरलैप कर पा रहे हैं। M3 मार्कर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्शियली ओवरलैप कर रहा है। मीन जो वैल्यूज है BB BS की, वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका है, मीन तो एकदम अलग ही है, पीली लाइन जो है देखो एकदम अलग अलग जा रही है दोनों। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी अलग अलग हैं BB और BS में। और ये इट इज सिमिलर टू सिचुएशन फिगर 1911 जो हमने दिखाया था आपको पहले, वो पॉपुलेशन वाला दिखाया था, जिसमें स्मॉल बी ग्रीन में था, कैपिटल बी लाल में था, और फिर कैपिटल बी स्मॉल बी नीले में था। तो ये उस तरह से कुछ दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम QTL ही दिखा रहे थे, तो इसका मतलब M3 के केस में भी QTL लिंक्ड है। तो अगेन वी हैव एविडेंस फॉर अ QTL नियर M3। ओ, मिल गया एविडेंस हमको, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं आई होगी, लेकिन इसको पढ़ना, फिर कंफ्यूजन होगी तो फिर से पूछना। इसको देखो, अब कुछ समझ में आएगा, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या हैं? दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, जानते हैं हम। क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस क्या होता है? तो ये ऐसे रीजन्स हैं जीनोम के अंदर जहाँ पे जीन्स पाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए, जो होती हैं जितनी भी जीन्स किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। QTL एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो दो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस को लिंक करता है। पहला तो फिनोटिपिक डेटा या ट्रेट मेजरमेंट, जो अभी हमने देखा टमाटर के एग्जाम्पल में, यानी टमाटर का वजन। दूसरा जीनोटिपिक डेटा, और यूजुअली मॉलिकुलर मार्कर्स, जहाँ पे हम M1 से लेके M5 तक जीनोटाइप को एसोसिएट कर रहे थे, BB है, BS है, कितने में है, नहीं है। तो इससे क्या होता है? जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन इन कॉम्प्लेक्स ट्रेट, ये पता लगता है जब इन दोनों डेटास को, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक को हम लिंक करते हैं। अब अगर QTL एनालिसिस कंडक्ट करनी है तो दो चीज़ें चाहिए हमको, कौन कौन सी?
2 या 2 से अधिक स्ट्रेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए जो कि जेनेटिकली अलग अलग हों विद रिस्पेक्ट टू ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे हमने वहाँ पे 2 टमाटर लिए, एक मोटा वाला बीफ मास्टर और दूसरा सन गोल्ड छोटा वाला, मोटा छोटा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स। तो ये हमने देख लिया, डीएनए मार्कर्स को ही प्रिफर किया जाता है क्योंकि इन मार्कर्स से ट्रेट जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मार्कर्स लेने जो नॉन कोडिंग रीजन में पाए जाएंगे। तो कई तरीके के मार्कर्स हैं, एसएनपी है, एसएसआर्स हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, इसी को माइक्रोसेटेलाइट्स कहते हैं, और आरएफएलपीज हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स। अब वही क्यूटीएल एनालिसिस कैरी आउट करने के लिए क्या करेंगे? पेरेंट स्ट्रेन को क्रॉस कराएंगे, फिर हेट्रोजाइगोट मिलेगा F1, हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग करा देंगे या फिर बैक क्रॉस भी करा देते हैं, वो हमने कराया ही बैक क्रॉस। अब जो F2 मिला तो इसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है F2 पॉपुलेशन का, उसकी स्कोरिंग की जाती, जैसे हमने नीचे स्कोरिंग की पूरी बताई। तो ऐसे मार्कर्स जो कि जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं क्यूटीएल से, जो कि ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो दे विल सेग्रीगेट मोर फ्रीक्वेंटली विद द ट्रेट वैल्यूज। कहने का मतलब ये है कि अगर क्यूटीएल से जेनेटिकली लिंक्ड होंगे मार्कर्स तो वेरिएशन ट्रेट में दिखाएंगे, जो हमने देखा था M3 के केस में 180 और 169 तक जा रहा था। whereas unlinked markers will not show a significant association with phenotype। वो भी हमने देखा था M1 के केस में कि ओवरऑल मीन वैल्यू जो आ रही थी 175, वही BB और BS के केस में M1 मॉलिकुलर मार्कर के केस में आ रहा था, उसमें भी 175 और 176 ऐसे। तो ये कुछ पॉइंट्स इसका नीचे यहाँ से तो हम स्टार्ट ही किए थे, ठीक है। तो ये सम अप हो गया यहाँ पे।